तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कोवर्किंग स्पेस में एक नए प्लेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने कुछ दिनों पहले एक कोवर्किंग जो पूरा ओवरऑल सेक्टर है उसके बारे में एक काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर दिया था कि सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या टेलविंड्स हैं, किस तरह के बेसिकली मॉडल्स वगैरह यूज होते हैं, कैसे पूरे इंडिया में जीसीसी का पेनिट्रेशन है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मेक इंडिया एज अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर जीसीसीज, ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ किस तरह की चल रही है, वैकेंसी ट्रेंड्स क्या है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं एक आपको किसी भी सेक्टर में अलग अलग जो बिजनेसेस है उनको समझने में वो आपको काफी हेल्प करेगा। आई विल उसका लिंक जो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फर्स्ट आप वहां से देख लेंगे तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा जितने भी बिजनेसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए। अब इस वीडियो में हम लोग इंडी क्यूब्स के बारे में बात करेंगे। अब अगर इंडी क्यूब्स को अगर आपको जानना है तो एक बार अगर हम एक ब्रीफ बैकग्राउंड ले लेते हैं सेक्टर के बारे में, तो आपको ये तो दिख रहा है कि जितने भी हमारे कंट्री में जीसीसी की पेनिट्रेशन है, जो आपके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते हैं उसमें आपके सारे आईटी की कंपनीज भी आती हैं, आपकी जो बैंकिंग फाइनेंसिस वगैरह हो गया उन सभी कंपनीज भी आती है। जनरली उसमें आपकी ये आईटी की कंपनीज ही रहती है। अब अगर आप हम लोग एशिया पैसिफिक रीजन को देखें जिसमें आपका पूरा इंडिया इंडिया आ गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ गए, साउथ कोरिया वगैरह जितने भी कंट्रीज है सारे कंट्रीज आ गए, इवन चाइना भी। तो इसमें अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे कंट्री में या फिर जो मतलब मेजर सिटीज हैं उनमें अगर आप ग्रोथ देखोगे ना तो इंडिया, और अगर आप इंडिया में भी सदर्न इंडिया में जाओगे और वहां पे भी कुछ अगर हम स्पेसिफिक सिटीज के बारे में बात करें जैसे कि बैंगलोर, पुणे, मुंबई, और जो आपका नवी मुंबई का एरिया हो गया, हैदराबाद, और फिर जो आपके टीयर 2 सिटीज इंदौर हो गया, अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, या फिर आप नॉर्दर्न इंडिया में आएंगे तो गुड़गांव, तो ये सब एरियाज में काफी अच्छा ग्रोथ है। अब मैं इंडिया की ही सिटीज का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो इन द होल एशिया पैसिफिक रीजन जो फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्लेक्स मार्केट है या फिर जो जीसीसी का पेनिट्रेशन जहां पे हो रहा है वो आपका बैंगलोर है। तो इंडिया में इन सभी चीजों के कारण काफी अच्छा टेलमेंट सीखता है इस सेक्टर में। अब ये सेक्टर जो है ओवरऑल आपका इतना लुक्रेटिव क्यों बन जाता है, तो अब देखिए जो ड्राइवर्स है बेसिकली आपके जो भी कंपनीज इंडिया में आती है उनको क्या चाहिए, उनको तो अपने एम्प्लॉयज के लिए काफी अच्छा बेटर एमिनिटीज चाहिए। उनको एक जगह पे जैसे स्टार्टअप्स वगैरह हो गए आपकी, वो आए वहां पे अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दिया, उनको वर्ल्ड क्लास पूरे कन्वेंशन सेंटर्स दिए, आपकी ऑफिस स्पेसेस दिए। तो और जितने भी आपके कॉस्ट वगैरह होते हैं जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी आई, उसको आके प्लग एंड प्ले मॉडल बेसिकली हो गया, वो आते हैं सारे फैसिलिटीज, ये सारे जो फ्लेक्स ऑपरेटर्स हैं बेसिकली हमारे कंट्री में वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं और वो लोग आके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बोथ इन द केस ऑफ जीसीसीज, आप बाकी सेक्टर्स को ले लीजिए, अगर आईटी या फिर आईटी इनेबल सर्विसेज के अलावा हम बाकी सेक्टर्स ले, जैसे कि आपकी हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, नड़ाना हिरोद्वाला करके हो गए, या फिर आपकी एफएमसीजी कंपनीज हो गई, तो ये सभी कंपनीज के लिए काफी अच्छा टेलमेंट हो जाता है। एक तरह से जो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पे आप अगर कमर्शियल स्पेस को देखोगे और उसके अंदर जब आप और डीप में जाओगे तो आप जब फ्लेक्स स्पेस देखोगे तो वहां पे काफी अच्छी ग्रोथ आती है। तो उसी के लिए हम लोग इंडिक्यूब्स को स्टडी करते हैं। अब अगर हम लोग स्टार्ट करें इंडिक्यूब्स के बारे में, सो इंडिक्यूब के बारे में क्या है, जैसे इनके जो फाउंडर्स है मिस्टर दो लोगों ने इनको फाउंड किया है। अब जो ये कंपनी है बेसिकली मिस्टर ऋषिदास और जो मिसेस अग्रवाल जी हैं, तो ये जो मिस्टर है ये आपके आईआईटी से पास आउट है, और साथ में मिसेस अग्रवाल जी, मेघना अग्रवाल जी हैं, ये लोग इस कंपनी को फाउंड किए थे। अब ये जो अगर आप इनका हिस्ट्री देखोगे तो इनका जो फाउंड करने का पूरा एम था वो पहले अगर आप देखेंगे तो बेसिकली एक एक्सीडेंटल वे में फाउंड किया इन्होंने, मतलब इसके लिए इन्होंने कुछ सोचा नहीं था। मतलब पहले ये लोग आपके कंसल्टेंट्स वगैरह जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है उसमें काम करते थे ये लोग। तो वहां से इनको थॉट आया कि मतलब जब ये लोग अपनी जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह को प्रोवाइड कर रहे थे तो वहां पे इन्होंने देखा कि जो इनके बचे हुए एरियाज होते हैं वहां पे बाकी लोगों को इन्होंने लीज पे दिया, उनको रेंट्स वगैरह पे दिए, और वो भी जितनी फैसिलिटीज होती है जैसे आपका मान लीजिए जैसे आपके जिम्स वगैरह हो गए, कैफेटेरियाज वगैरह हो गए, उन सभी को सभी लोग यूज कर रहे थे। तो उससे काफी इनको ट्रैक्शन मिला और लोगों को इस तरह से डिमांड आई कि बेसिकली पीपल स्टार्टेड टू रीच टू देम टू ऑफर सिमिलर सच काइंड ऑफ प्लेसेस। तो वहां से बेसिकली इनको आइडिया आया, तो वहां से इन्होंने पूरे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और 2015 में जो इंडिक्यूब बेसिकली ब्रांड है इसको एक्वायर किया और ये कंपनी वहां से आगे बढ़ी। अब अगर आप इस कंपनी को आज के डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये कंपनी आप देखिए अभी जैसे हमारे पूरे इंडियन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आ गई है, सिंस आपको सेक्टर में टेलमेंट दिख रहे हैं। तो अगर हम कुछ हायर से लोअर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि स्मार्ट वर्क जो है उसके पास आई थिंक 12 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा का एरिया है, अगेन डोमिनेटेड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड सदर्न रीजन ऑफ इंडिया। फिर आप उसके बाद आपका इंडिक्यूब आता है, अगेन इसकी भी लगभग आपके 8 से लेके 10 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास ओवरऑल जो एयूएम कहते हैं लोग बेसिकली, जैसे हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी देखते हैं वहां पे आपका एयूएम को आप करोड़ वगैरह में नापते हो ना, लाख करोड़ हो गया उस तरह से नापते हो। सिमिलरली जब आप बेसिकली
फ्लेक्स स्पेस को देखोगे तो यहाँ पे जब हम लोग अपने एरियाज को नापते हैं, जो इनका एयूएम होता है वो उसको मिलियन स्क्वायर फीट के रूप में नापते हैं। तो जब हम लोग इंडिक्यूब को देखते हैं तो लगभग इनका भाई 8 से लेके 10 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास इनका भी एरिया है। फिर आपकी बाकी प्लेयर्स हो गए, हमारा ऑफिस हो गया, फिर आपकी ये ईएफसी हो गई, तो ये सारी कंपनीज है। अब जितने भी ये कंपनीज है ना, सभी का जो मॉडल है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर जैसे हम लोग वन बाय वन सभी कंपनीज को डिस्कस करेंगे, तो अगर आप जैसे जब आप इंडिक्यूब को देखते हो तो इंडिक्यूब का देखेंगे आप, जैसे ये प्लग एंड प्लेस वर्क स्पेसेस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला जितने भी आप इनके ऑफिस हो गए। अब ये जो कंपनी है ये आपकी बोथ बिल्डिंग्स एज वेल एज फ्लोर्स दोनों को एक्वायर करता है। जब मैं बिल्डिंग कहता हूँ तो मान लीजिए एक बड़ी बड़ी लोकेशन पे उन्होंने एक्वायर किया, लगभग 50,000 स्क्वायर फीट वगैरह जो हो गए, या फिर 80,000 स्क्वायर फीट, इस तरह के पूरे कैंपसेस को एक्वायर कर लेते हैं। अब उस कैंपस को जब आप एक्वायर करते हो तो आपको बेसिकली उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा आपको ये होता है कि बेसिकली इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती है। अब सपोज कीजिए अगर किसी कंपनी ने एक पूरे फ्लोर को एक्वायर किया, तो अब जो जिम्स होंगे या फिर जो कैफेटेरियाज होंगे, उन सभी को ये कंपनी के एम्प्लॉयज भी यूज करेंगे, एम्प्लॉयज नहीं मतलब जो इनके क्लाइंट्स होंगे उनके एम्प्लॉयज भी यूज करेंगे, और एज वेल एज मान लीजिए किसी और फ्लोर पे कोई और एक बैंक है या फिर एक हॉस्पिटल है तो उनको भी यूज करेंगे। तो वहां पे एक कंपनी होती है, उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं मिलता है। तो वहीं जब आप इंडिगो को देखते हो तो इसका मॉडल जो है ये आपकी बोथ आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग भी एक्वायर करता है, और जो आपकी एक फ्लोर्स वगैरह होते हैं उसको भी एक्वायर करते हैं। इसका जो मॉडल है यहीं पे अगर मैं आपको कंपेयर करूं तो स्मार्ट वर्क से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो स्मार्ट वर्क जो होता है वो एक जनरली आपके पूरे के पूरे कैंपस मॉडल पे ही काम करता है। तो मतलब वो लगभग आपके 50 से 80,000 इवन लैक्स के आसपास की जो मिलियन स्क्वायर फीट की भी बिल्डिंग्स को वो लोग एक्वायर करते हैं। तो इस तरह से मॉडल में डिफरेंस होता है। वहीं अगर हम लोग इंडी क्यूब को देखें तो इंडी क्यूब जो है वो पूरा का पूरा आपका बोथ बिल्डिंग्स एज वेल एज जो आपकी फ्लोर्स होती है उसको एक्वायर करता है। तो दिस इज देयर मॉडल। अब अगर इसी में हम लोग कंटिन्यू करें तो ये बेस ब्लॉक मॉडल क्या होता है? दिस इज लाइक अ डिजाइन एंड बिल्ड मॉडल कह सकते हो, जैसे हमने आपके पहले पिछले क्वार्टर में भी डिस्कस किया था, ऑफिस या ईएफसी हो गई। तो उस मॉडल को बेसिकली बेस ब्लॉक मॉडल कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये लोग जो इनके क्लाइंट बेसिकली लैंडलॉर्ड से बेसिकली किसी बिल्डिंग को एक्वायर किया। अब जो इनका क्लाइंट होगा इन केसेस में वो लोग अपने लैंडलॉर्ड से बात करेगा, एक फ्लोर या फिर एक बिल्डिंग लेके रखेंगे। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोई एफएमसीजी कंपनी है, वो लोगों ने बात किया अपने लैंडलॉर्ड से, या फिर खुद की उनकी बिल्डिंग होगी। तो अब वो बिल्डिंग उनकी हो गई, बट दे वांट देयर इंटीरियर टू बी डिजाइंड इन अ वेल क्लास मैनर। सो ये लोग जाएंगे जो इंडिया के बेस्ट बड़े बड़े आपके जितने भी फ्लेक्स स्पेस वाले प्लेयर्स हैं उनके पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि हमारे अकॉर्डिंगली इस तरह का डिजाइन है, आप उसको काइंडली उसको बना के दीजिए। तो उस चीज के अंदर जो उनकी इंटीरियर डिजाइनिंग होगी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट, तो उसको बेस ब्लॉक मॉडल कह देते हैं। तो उस तरह से ये लोग काम करते हैं। ऑफिस इंटीरियर्स क्राफ्टेड बाय अस। अब ये कॉर्नर स्टोन क्या है? ये कॉर्नर स्टोन क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए ये कंपनी क्या करती है, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट देयर बिजनेस मॉडल इज, जैसे अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा है जहां पे मैंने सेक्टर डिस्कस किया था, तो देयर आई हैव टॉक्ड अबाउट कि जितने भी फ्लेक्स स्पेस होते हैं या फिर जो आपकी स्टार्टअप्स वगैरह हो गई या फिर जो जीसीसी कंपनीज इंडिया में आ रही है, दे a large chunk of them focus on the grade A buildings. Grade A building क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द टॉप क्वालिटी ऑफ रियल एस्टेट्स हो गए इंडिया में, जैसे कि आपकी हिरनदानी ग्रुप्स हो गया, इस तरह के बिल्डिंग्स को, या फिर जो आपके रीट्स वगैरह हो गए, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स हो गया, मेपल ट्री हो गई, तो ये सब जो उन कंपनीज को बनाते हैं वो ग्रेड ए सप्लाई होती है। तो वो लोग उस तरह की कंपनीज को फोकस करते हैं। अब यहीं पे जो इंडी क्यूब का मॉडल है ये थोड़ा सा बाकी कंपनियों से डिफरेंट है। इनके जो जितने भी इनके बिल्डिंग्स या कैंपसेस होते हैं बोथ आपके ग्रेड ए में भी रहते हैं और ग्रेड बी में भी होते हैं। ग्रेड बी में ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली आपकी जो पुरानी बिल्डिंग्स हो गई, ग्रेड बी को लिया इन्होंने क्योंकि वो सस्ता पड़ता है कंपेयर टू योर ग्रेड ए सप्लाईज। अब उसको ये लोग रेनोवेट करते हैं। रेनोवेट में लगभग आपको मान लीजिए 9 से 10 मंथ लगता है, और उसको बेसिकली सस्ते में उन्होंने एक्वायर किया, उसको उसको रेनोवेट किया और उसको एक बेटर मार्जिन पे इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड उसको उसको सेल कर दिया। तो उसी मॉडल को बेसिकली कॉर्नर स्टोर कहते हैं। अब ये कॉर्नर स्टोर में ये लोग करते क्या है, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज कि एग्जांपल्स जो देते हैं ये लोग आपको एयरपोर्ट्स वगैरह जो हो गए एरिया उसके आसपास जाएंगे, वहां पे जो ओल्ड प्रॉपर्टीज होती है, मान लीजिए 10 साल पुराना प्रॉपर्टी होगा, 15 ईयर्स पुराना प्रॉपर्टी होगा, उनको एक्वायर करते करेंगे, उसको रिनोवेट करेंगे और उसको अगेन आपको अगेन इन द सेम मैनर आप उनको लीज करते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स विद देयर क्लाइंट्स। तो दिस इज देयर मॉडल। और माई क्यूब जो है बेसिकली ये सब इनके एप्स वगैरह हो गए, और अगेन जो इनकी वन हो गई ये बेसिकली आपके मान लीजिए B2B B2C सर्विसेज क्लाइंट्स वगैरह हो गए, उन सभी को फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज देना हो गया, या फिर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज हो गई, आपकी एयरपोर्ट्स वगैरह से टैक्सी सर्विसेज हो गई। तो वहां पे बेसिकली आपकी काइंड ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो उन सभी चीजों को कहते हैं। सो दिस इज एक बेसिकली किस तरह से ये लोग बिजनेस में अपने काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये चीज है। तो अब ये इनके बेसिकली क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में ये लोग कह रहे हैं। सो हम लोग आते हैं ये करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर अगर आपको इनका नंबर समझाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दो चीजों के बीच में। तो
अगर आपने बाजार स्टाइल को ट्रैक किया है या फिर इसी सेक्टर के बाकी कंपनीज को ट्रैक किया है, सो बेसिकली व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि वैसी कंपनीज जहां पे आपकी जो रेंट वगैरह जो होता है वो काफी आपको ज्यादा देना पड़ता है, तो उन सभी चीजों के लिए जो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक इंड एस जिसको जीएएपी कहते हैं या फिर एक नॉन जीएएपी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, आप देखिए, सिंस आपका एक जो रेंट लाइबिलिटी होती है, जैसे इनके केस में ये लोग तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एक्वायर कर रहे हैं, 50-60,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग्स एक्वायर करते हैं, तो यहाँ पे ये लोग जब अपने जो लैंडलॉर्ड है उसको रेंट पे करेंगे। अब जब आप रेंट पे करते हो इतने बड़े अमाउंट पे, तो इट्स बिकम्स लाइक अ, इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे आपने मान लीजिए एक खुद आपकी प्रॉपर्टी ले ली है आपने, और उसके बेसिस पे आप ईएमआई पे करते हो, तो उसको एक फिक्स्ड अमाउंट जो पेमेंट है उसके तरह से ना ट्रीट करके उस पर डेप्रिसिएशन लेते हो उसका, बिकॉज इट ट्रीट्स एज एन एसेट, आपको उसको डिप्रिसिएशन ट्रीट करते हो, फिर उसके बेस पे आप इंटरेस्ट कॉस्ट ट्रीट करते हो। तो उससे क्या होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें इंडियास वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर दिए। तो उससे क्या होती है, अकाउंट्स में आपकी बेसिकली फिनांस वाले चीज सही से दिखती नहीं है। तो इसीलिए जितनी भी कंपनीज आप देखोगे ना, वो सभी लोग आपको बेसिकली नॉर्मलाइज वैल्यूज कह देते हैं, उसको नॉन जीएपी कह देते हैं, या फिर जीएपी इक्विवेलेंट कह देते हैं। तो इस तरह के नंबर्स रिपोर्ट करते हैं। सो अगर हमको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो फॉर आवर इंटरेस्ट वी विल फोकस ओनली ऑन द जीएपी वैल्यूज। तो क्योंकि अगर हम लोग इंडियास वाला चीज देखेंगे, तो अगर आप इनका स्क्रीनर पे अगर आप इनकी वैल्यूज देखोगे या फिर जब आप इनकी बैलेंस शीट वगैरह देखोगे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि इनका जो पैट है वो आपको नेगेटिव दिखेगा, बट दैट पैट इज नॉट नेगेटिव, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये लास्ट 3 ईयर से ये लोग ऑलरेडी पैट पॉजिटिव ही हैं, बट जब आप उनके अकाउंट्स में देखोगे तो वहां पे आपको नेगेटिव दिखेगा। सो दिस इज अ पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमको समझना पड़ेगा, तभी हमें इनके नंबर्स को अच्छे से समझ पाएंगे नाउ। सो इसीलिए जब आप ये वाला देखोगे तो यहाँ पे आप इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है IGAAP इक्विवेलेंट। सो दीज ऑल नंबर्स आर नॉर्मलाइज्ड, ताकि इनके बिजनेस का एक हमको बेटर रिफ्लेक्शन मिल सके। सो उसके बेसिस पे हम लोग समझते हैं। तो रेवेन्यू हमें दिख रहा है 33% पे बढ़ा है, EBITDA में लगभग 85% का जंप है, और आपका पैट लगभग 283% पे जंप हुआ है। ये क्यों हुआ है? अगेन लार्ज चंक ऑफ द रीजन इज कि दो तीन रीजन है, वी विल डिस्कस दैट अगेन। सो आपको EBITDA मार्जिन है, जो इनका पैट को आपको EBITDA में जंप दिखता है, उसका एक लार्ज चंक ऑफ जो रीजन जो है आपका, देखिए EBITDA मार्जिन जो है 15% बढ़ के 21% हो गए हैं। सिमिलरली अगर आप पैट मार्जिन देखोगे तो 2% से बढ़ के 7% हो गए हैं, जिसका रिफ्लेक्शन आपको पैट में और आपके EBITDA लेवल्स पे दिख जाता है। सो और सिमिलरली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी देखेंगे इन द सेम मैनर, सिंस आपकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन बढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉटम कैश फ्लोज भी बढ़ गया है। कैश फ्लोज देखना इस कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ये कंपनी है आपकी इंडी क्यूब देख लीजिए या फिर जितनी भी बाकी कंपनीज है, इन सभी के लिए ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आपकी जो बिजनेस है वो कैश जनरेट करे। कैश जनरेट करोगे तभी तो आप नया नया ईयूएम एक्वायर करोगे। ईयूएम कहने का मतलब नई नई बिल्डिंग्स एक्वायर करोगे, नए नए आपके सेंटर्स लगाओगे, तो इसलिए कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आरओई डिस्पाइट द इक्विटी इन्फ्यूजन, सिंस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी है, वहां पे आपको अगेन दिख रहा है आरओई पैरामीटर भी इंक्रीज हुआ है। सो ये बेसिकली इनके रिटर्न रेशियोज के वगैरह के बारे में, और बाकी इनकम टू करंट रेशियो तो है ही। ओके, अभी ये अगर आप लोग देखिए, तो सिमिलरली इनके Q2 का नंबर्स दिया है, विच इज ऑल्सो अगेन इन द सेम मैनर, जो कि इन Q2 में गया है। सो अभी जैसे बैंगलोर में इन्होंने बोला है, जैसे अगर आपको मैं वन मोर थिंग मैं आपको इनके बिजनेस के बारे में अगर समझाऊं, तो जैसे बैंगलोर आपको पता है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लेक्स वाला मार्केट है, लगभग 20-30%, मतलब काफी ज्यादा वहां पे मिलियन स्क्वायर फीट होते हैं। अब अगर आप इंडी क्यूब को देखोगे, तो यहीं से अगर हम लोग पूरे सेक्टर में बिजनेसेस की अगर जो बेसिकली यूनिक सेलिंग पॉइंट कह लीजिए, मोड कह लीजिए, अगर वो समझना चाहे, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग एंट्री बैरियर की बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, सिंस ये सेक्टर ऐसा है कि कोई भी चाहे तो वो आके एक बिल्डिंग ले सकता है, पैसे ले सकता है और एक बिल्डिंग लेके उसको दे सकता है। तो क्या है कि जो स्टार्टिंग एंट्री बैरियर है, मतलब द बैरियर टू स्टार्ट अ बिजनेस, वो बहुत कम है इस सेक्टर में, लेकिन टू स्केल अप दैट एंट्री और उसको एक बड़ा बनाना वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको मल्टीपल मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक्वायर करनी पड़ती है, उसको ब्रेक इवन करवाना पड़ता है, उसको ऑक्यूपेंसी देनी पड़ती है, और ये आपको कंटिन्यूसली एक शहर से दो शहर और एक ही शहर में अलग अलग लोकेशंस पे करना पड़ता है। तो इसीलिए वैसे प्लेयर्स जहाँ पे ऑलरेडी उनका एक स्पेसिफिक मान लीजिए एयूएम बन चुका है, तो वैसे जो प्लेयर्स हैं उनके पास एडवांटेज जो आता है एक नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने का। अब आप सपोज कीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज कीजिए उनको 1000 कोहर्ट्स मतलब बेसिकली सीट्स, तो 1000 कोहर्ट्स का एक बिल्डिंग चाहिए। सो विल दे गो टू अ स्मॉलर प्लेयर लाइक ऑफिस और ईएफसी? व्हाई? बिकॉज उनके तो 1000 प्लस के तो आई डोंट थिंक क्लाइंट्स उतने होते हैं वहां पे। वहीं पे जब इस तरह के बेसिकली वॉल्यूम गेन जो है बड़े बड़े क्लाइंट्स को लेना है,
वो आपके स्मार्टफोन्स हो गया, फिर जो इंडी क्यूब्स हो गए, इस तरह की कंपनीज के पास आएंगे. सो अगेन दिस अगेन बिकम्स देयर डोमिनेटिंग पॉइंट फॉर इन दिस सेक्टर. सो आपको अगर और इसको कनेक्ट करना है ना, तो आप इसको आप हॉस्पिटल सेक्टर से भी, हॉस्पिटल बोल रहा हूँ, होटल सेक्टर से भी कनेक्ट कर सकते हो. जैसे आप देखिए ताज हो गया, ओबराय हो गया, मैरियट्स हो गए. तो इन सभी का जो ब्रांड होता है, सिंस दे आर द बिगर बिगर होटल ब्रांड्स, तो उनके लिए अक्वायर करना क्लाइंट्स को और भी इजी हो जाता है. सो दिस इज देयर पॉइंट. सो अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सो अगेन इसी के लिए ये लोग कहते हैं कि हम लोग 1.4 लाख का अगेन वर्ल्ड एसेट मैनेजर्स के लिए एक लीज किया है वहां पे. और बाकी हेल्थ केयर सिंस इतना डाइवर्सिफिकेशन है बाकी सेक्टर्स में भी. सो सिमिलरली चेन्नई इज ऑल्सो वन ऑफ द काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है तो इनके लिए. अब जैसे इंडी क्यूब का मैं आपको बता रहा था, तो लगभग जैसे इंडी क्यूब को देखोगे ना, तो एक लार्ज चंक ऑफ जो इनका पूरा रेवेन्यू है या फिर जो बिजनेस है, वो आपके दो ही सिटी से आता है. वन इज योर पुणे एंड सेकंड नॉट पुणे, वन इज योर बैंगलोर जो कि टॉप पे लगभग 20-25% के बीच में आता है. सेकंड इज योर चेन्नई. तो ये तो दो सिटीज हैं, यहाँ से इनका पूरा एक लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू आता है. आप देखिए अगर मैं आपको कंपेयर करता हूँ, तो अगर आप स्मार्टवर्क्स को, आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो, तो अगर आप स्मार्टवर्क्स को देखोगे ना, तो वो जो बिजनेस है, सिंस वो इंडिया के लार्जेस्ट आपकी फ्लेक्स प्लेयर है, बट डिस्पाइट दैट देयर AUM डजंट कम मैक्स फ्रॉम बैंगलोर, रादर इट कम्स फ्रॉम पुणे. सो यहाँ पे भी अगेन जो मैंने आपको पॉइंट बताया था मोट वाला, तो क्या होता है, आप एक शहर में जाइए, तो वहां पे ऑलरेडी जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, उसके लिए नई प्रॉपर्टीज एक्वायर करना और इजी हो जाता है एज कंपेयर टू अ प्लेयर हु कम्स न्यूअर इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. तो इसीलिए, तो अगर आप इंडी ग्रुप को देखोगे, तो इंडी ग्रुप का जो डोमिनेशन है वो आपके बैंगलोर और चेन्नई एरिया में जाता है. देन अगर आप स्मार्टवर्क्स को देखोगे, तो उसका डोमिनेशन जो है वो आपका पुणे मुंबई एरिया में जाता है, और अगेन ऑफकोर्स बैंगलोर में तो है ही. सो इस तरह से आपको देखना है इन सभी बिजनेसेस को. सो इसके अलावा हम लोग और पॉइंट्स देखते हैं. तो ये जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला चीज है, ये तो इनका है ही. सो हम लोग आई गैप इक्विवेलेंट पे देखते हैं. सो अगेन आप देखिए जो इनके EBITDA मार्जिन नंबर है, वो आपका लगभग 17% पे बढ़ा है. अब ये रिकरिंग रेवेन्यू क्या होता है, दिस इज लाइक अ एन्युटी बेस्ड इनकम. अब देखिए, सपोज कीजिए आपने एक फॉर्च्यून 500 कंपनी को अपना क्लाइंट बनाया है, अब उससे लगभग 5 साल के लिए लीज एग्रीमेंट साइन कर लिया है. सो इट बिकम्स अ एन्युटी इनकम ना, कि आपको हर मंथ आपकी रेंटल इनकम आती रहेगी. उसका एक पार्ट अपने अपने लैंडलॉर्ड्स को दोगे और बाकी पार्ट आपके कंपनी के बिजनेस में यूज हो जाएगा. सो इस तरह से कहते हैं लोग इसको, अपने रिकरिंग इनकम कहते हैं. तो लगभग 98% जो इनका इनकम है वो रिकरिंग इनकम होता है. बाकी कुछ वन टाइम इनकम होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कन्वेंशन सेंटर्स हो गया, कुछ कॉन्फ्रेंस करानी है, तो वो सारी चीजों का नॉन रिकरिंग इनकम कह लो, तो या फिर वन टाइम रेवेन्यू कह लीजिए. सो नाउ अगेन, तो अभी जैसे आईपीओ इनका कंपनी का है, तो आईपीओ आने के बाद जैसे मोस्टली बहुत सारी कंपनीज का आईपीओ, वीवर्क का भी आईपीओ भी रिसेंटली आया है, फिर इंडिको भी, स्मार्टवर्क्स का भी आया है. तो इन सभी कंपनीज में हम ये देखेंगे कि इनका जो डेप्ट वगैरह है वो आपको कम होता दिखेगा पोस्ट आईपीओ. तो ये सारी चीजें, तो डेप्ट आपका पोस्ट आईपीओ लगभग नेगेटिव हो गया है. सो दिस इज सो द थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जो इंडिया में अगर आप देखते हो, तो आपको पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो है वो आपका नेगेटिव दिखेगा. दिस इज एन अकाउंटिंग टर्म. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू लुक आई गैप इक्विवेलेंट नंबर. देखिए, तो बेसिकली इसको नॉन जीएपी नंबर कह देते हैं, या फिर प्री इंडियस भी कह देते हैं कुछ लोग, या फिर IGAP इक्विवेलेंट कह लीजिए. तो यहाँ से आपको बेटर बिजनेस की परफॉर्मेंस को आपको आइडिया लगेगा. सिमिलरली इन द केस ऑफ H1 FY26 ऑल्सो. सो ये सारी चीज हो गई. तो कैश इबिटा अगेन वही पॉइंट, बेसिकली क्या बताता है आपको कि बिजनेस में कितना कैश जनरेट हो रहा है. बेसिकली जो अकाउंट्स वाले जो चीजें उनको हटा के कितना कैश जनरेट हुआ है, ताकि आप फ्यूचर में भी उसको इंप्रूव कर सकते हो और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज होगा. सो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम देयर कैश इबिटा, जो कि अगेन आपका 108% का इंक्रीमेंट हुआ है, बोथ इन द केस ऑफ H1 एज वेल एज आपका Q2 के अंदर भी. सो नाउ, सो अभी ये जो AUM के बारे में बात है, तो AUM का इंक्रीज होना जरूरी क्यों है. तो जैसे जैसे आपकी AUM इंक्रीज होगी, तो ये बेसिकली आपको जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी है उसके बारे में आता है. तो जो अगर आप इनके अभी प्रेजेंट में जो ऑपरेशनल एरिया है, लगभग अगर आप वो देखोगे, तो लगभग 7.5 7.1 इस तरह का मिलियन स्क्वायर फीट है. तो अभी जो 9.14 यहाँ पे दिखा रहा है, वो आपके Q2 FY25 से लगभग 1.3 मिलियन का जुड़ गया है, जो कि 17% का इंक्रीमेंट है. नाउ ये जो इंक्रीमेंट है, अभी जो 9.14 है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, इसमें आपके बेसिकली वो सारे एरियाज आ गए जो जो कि फिट आउट्स में भी हैं, जहां पे अभी तक क्लाइंट इनको हैंडओवर नहीं किया है, वो सारे एरियाज भी हो गए. तो दिस इज द होल AUM व्हिच इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट 18-24 मंथ्स हो गया. बेसिकली फ्यूचर विजिबिलिटी को दिखाता है, काइंड ऑफ ऑर्डर बुक कह लीजिए आप उसको. तो सेंटर्स वगैरह के बारे में बात करें, तो नाउ अब देखिए,
सेंटर के नंबर को देख के अगर जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेंटर होंगे, इट डज नॉट डिफाइन वेदर अ बिजनेस इज गुड और बैड। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप सपोज कीजिए इनका जो एक सेंटर है, सपोज कीजिए वही अगर 80-90,000 स्क्वायर फीट का हो गया, तो वो एक पर्टिकुलर सेंटर ही आपके पूरे एयूएम को काफी ज्यादा ड्राइव कर देगा। सो दिस केस यू विल सी इन द केस ऑफ स्मार्टवर्क्स आल्सो। सो जैसे अगर आप देखोगे बाकी ईएफसी वगैरह, तो उनके भी सेंटर्स काफी ज्यादा होंगे, बट उनका जो एयूएम नंबर है वो आपका 3-4-5 मिलियन स्क्वायर फीट उस तरह का रहता है। तो ये सारी चीज होगी। अभी इन्होंने इंदौर वगैरह में भी खोला है अपना, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके 203 के है, और 30 के सीट्स ऐड करते हैं। तो जैसे जनरली इसी रेंज में बाकी कंपनीज भी ऐड करती है, स्मार्टवर्क्स का ऑफकोर्स ज्यादा होगा थोड़ा सा। अब ऑक्यूपेंसी का ट्रेंड है, जो आपको मैं एबिटा मार्जिन्स के नंबर बढ़ने का बात बता रहा था, तो उसमें अगर आप कुछ पैरामीटर्स को देखोगे, तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं। वन, जो मैंने आपको बोला कि बेसिकली ये लोग ग्रेड बी बिल्डिंग्स को लेते हैं, उसको बेसिकली रिनोवेट करते हैं और उसको एज अ ग्रेड ए सप्लाई सेल करते हैं। वहाँ पे मार्जिन ज्यादा होते हैं, लगभग वहाँ पे आपको सेंट्रल लेवल मार्जिन जो होते हैं, सेंट्रल लेवल मार्जिन क्या होते हैं, बेसिकली वहाँ पे आपके जो कॉर्पोरेट कॉस्ट हो गए उनको हटा देते हैं। तो सेंट्रल लेवल मार्जिन जो होते हैं वो आपके लगभग 40% रहते हैं, एज कम्पेयर टू योर जो ग्रीन फील्ड लेंगे या फिर जो नए वाली बिल्डिंग्स लेते हैं, वहाँ पे मार्जिन लगभग 30-35% के बीच में रहता है। तो इनको एक तो मार्जिन जो होते हैं, सिंस इनकी एक लगभग आई थिंक 1/3 जो होती है सप्लाई जो है इनकी, वो आपकी रेनोवेटेड बिल्डिंग से आती है, तो उसके कारण जो इनके मार्जिन है वहां से बेटर हो गए, फर्स्ट पॉइंट। फिर जैसे जैसे आपकी ऑक्यूपेंसी होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पे ऑक्यूपेंसी जो आपकी लगभग 87% हो गई है इनकी। तो जैसे जब आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तो उसका मतलब क्या है? सो बेसिकली मेरा ब्रेक इवन तो हो गया है, मेरे सारे कॉस्ट लग गए हैं, अब उसके ऊपर मैं जितना ऑक्यूपेंसी बढ़ा रहा हूँ, तो इट्स लाइक गेटिंग मोर इनकम फ्रॉम सेफ सप्लाई, तो वहां से ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है। थर्ड, आपकी जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हो गए, जहाँ पे आप फूड्स एंड बेवरेजेस देते हो, एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हो, आपके एप्स वगैरह हो गए। एक इनका जैसे इन्होंने बनाया है क्राउड मैनेजमेंट सर्विस बनाया है। बेसिकली क्या होता है, जितने भी इनके क्लाइंट्स होंगे, उनके जो एम्प्लॉइज होंगे, उनको कैफेटेरियाज वगैरह हो गया, अपने ऐप्स पे वो लोग चेक कर सकते हैं कि आपके कैफेटेरिया में कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी टाइमिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए लोग पैसा चार्ज करेंगे उनसे, अपनी कंपनियों से। तो दीज आर देयर वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो ये कुछ कारण है जिनसे इनके एबिटा मार्जिन इनके बढ़ रहे हैं, और इनको बेसिकली स्केल्स वगैरह स्केल मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ हो गई। सो ओके, सो दिस इज द पॉइंट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पे अगर आप इनका टोटल एयूएम देखोगे तो लगभग 9.14 है। अब ये 6.70 क्या है, दिस इज द रेंटेबल एरिया, मतलब ऐसे एरिया जो इन्होंने अपने क्लाइंट्स को दे रखा है, अपने सारे कंपनीज को दे रखा है। अब उसमें कितना एरिया एक्चुअली लोगों ने ऑक्यूपाई किया है, उसको कहते हैं 5.80, मतलब 5.8 मिलियन स्क्वायर फीट ऑक्यूपाई किया है। अब ये जो इन्होंने चीज का बीच में डिफरेंस आ गया लगभग 9.14 और 5.80 देखोगे, सो ये बेसिकली आपकी फ्यूचर विजिबिलिटी को दिखाता है, मतलब भविष्य में कितने और नए क्लाइंट्स वो लोग अपने एरिया में ऐड कर सकते हैं। सो सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है रेंटल एरिया, रेंटेबल एरिया, कितना रेंट एरिया हम दे रखे हैं। और ऑक्यूपाइड एरिया हो गया बेसिकली रेंट एल्डिंग एरिया, जहां से हमको पूरा जो हमारे रेवेन्यू है वो उसकी जो एल्ड है वो डिराइव हो रही है। सो दिस इज द होल थिंग। अब जब आप देखोगे तो स्टेडी स्टेट ऑक्यूपेंसी क्या होती है, ये बेसिकली उन सीटों के लिए ऑक्यूपेंसी होगी जो मैच्योर हो जाएंगे। जनरली जो आपको अगर आप देखेंगे जब ये लोग अपनी सीट्स को लेते हैं, तो लगभग 7 मंथ्स 6 मंथ्स लगता है इनको ब्रेक इवन होने के लिए। जो लगभग आप देखेंगे ना अराउंड 50-60% जो ऑक्यूपेंसी होती है, उस लेवल पे जनरली सारी कंपनियों के लिए वो ब्रेक इवन हो जाता है। और उसके ऊपर जितनी भी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, दीज आर अगेन जो आपके रेवेन्यू को ड्राइव करेगा और आपके मार्जिन को इंप्रूव करता है। सो वो सारी चीजें, तो उसी में अगर आप देखेंगे हम लोग जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी देखें, सो दिस इज द ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी ऑफ देयर होल सीट्स, जहां पे बेसिकली रेंटेबल एरिया जो है उनके ऊपर जो ऑक्यूपेंसी आ रही है उसको आप ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कहते हो। तो अगर आप उसका ट्रेंड देखिए, क्वार्टर टू 81% से लगभग 85% बढ़ा है, और वो बढ़ के आपका 87% हुआ है। सो अगेन दिस क्लियरली शोज कि आपकी जो पूरी की पूरी सीट्स है वो ज्यादा और बेटर वे में ऑक्यूपाई हो रही है, तो इसीलिए आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। और जो स्टेडी स्टेट ऑक्यूपेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 12 मंथ से ओल्डर सीट्स है उनकी ऑक्यूपेंसी तो वो बढ़ी जाती है, जो मैच्योर सीट्स है तो अगेन ये दिखता है। तो जैसे जैसे इनके जो एरिया हो गया 9.14 से यहाँ बढ़ के आएगा, और वो यहाँ से आपके अगेन ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर जाएगा, तो उससे आपकी जो ऑक्यूपेंसी है वो आपकी और इंक्रीज होगी। सो ये सारी चीज हो गई। ओके, तो ये जो मैं आपको बता रहा था, ये लोग ग्रेड बी सप्लाई को लेते हैं, जो लगभग 10 साल से पुरानी बिल्डिंग्स होती है, और उसको बेसिकली अगेन आप ग्रेड ए में बना के उसको अगेन देते हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह को। सो ये सारी चीजें हो गई। अगेन जो 1/3 पोर्टफोलियो इनका लगभग वो रेनोवेटेड पोर्टफोलियो हो गया। सो फुल बिल्डिंग्स लगभग 60% फुल बिल्डिंग्स को एक्वायर करते हैं। अब वन मोर थिंग, अगर आपको देखना है तो देखिए, इनका जो लैंडलॉर्ड्स के साथ लॉक इन होता है, मतलब ये कब तक किसी बिल्डिंग्स लैंडलॉर्ड के साथ रख सकते हैं, वो लोग 10 से 20 साल होता है। और इनका जो खुद का जो लॉक इन पीरियड होता है लैंडलॉर्ड से कितना होता है, लगभग 40 मंथ्स का होता है। अब ये लोग क्या करेंगे, तो एक 40 मंथ्स के अंदर अंदर, और जो इनका ब्रेक इवन होता है वो लगभग आप देख लीजिए ना, लगभग 30-32 मंथ्स के बीच में हो जाएगा।
तो उसके बाद का जो भी पीरियड होता है वो बेसिकली एक एन्युटी बेस्ड इनकम की तरह से बन जाता है। सो ये सारी चीजें, अब जो इनका पूरा पोर्टफोलियो लगभग 40% आपके जीसीसी से आता है और लगभग 60% आपके एमएनसी वगैरह से आता है। सो और चर्न रेशियो क्या है? चर्न रेशियो बेसिकली ये बता रहा है आपको कि कितने क्लाइंट आ रहे हैं और कितने क्लाइंट छोड़ रहे हैं। सो अगर आप पिछला क्वार्टर देखोगे ना, जो इनका क्वार्टर वन जो FY26 का देखोगे, तो वहां पे आपको चर्न रेशियो नेगेटिव दिखेगा। उसका मतलब क्या है कि जो छोड़ रहे हैं उससे ज्यादा और क्लाइंट आ जाते हैं। अगेन उसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है हमें? हमको इनके ऑक्यूपेंसी नंबर पे दिखता है, क्योंकि वो बढ़ रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी। और इवन इन द केस ऑफ H1 आल्सो, सो आपकी जो ओवरऑल चर्न रेशियो लगभग 0.02 है, व्हिच इज टोटली नेग्लिजिबल आल्सो। सो अगर आप इनके सीट के स्प्लिट को भी देखोगे, तो अगर जैसे आप देखिए लगभग 300 प्लस सीट्स जो हैं, ये क्या है? ये जितना ज्यादा होगा हमें क्या मालूम चलेगा? ये बेसिकली आपको प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इनकम दिखाता है कि मेरे जो सीट्स, अगेन आपको बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी दिखाता है। और अगर इनमें से कोई चीज छोड़ा, कोई किसी कंपनी ने छोड़ा, तो अगेन वो भी दिखाता है कि वहां पे जो वैकेंसी भी हो जाएगी वो भी बढ़ जाएगी। बट अगेन वो तो आपके काफी लंबे समय के ड्यूरेशन के लिए लोग रखते हैं। सो जो लॉकिंग पीरियड होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लॉकिंग पीरियड है ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे आपका 35 मंथ्स के आसपास दिख रहा है इनका। सो ये सारी चीज है। अब द थिंग विच आई वाज ट्राइंग टू से कि जो बैंगलोर में इनका जो मार्केट लीडर है ये लोग बैंगलोर में, और सिमिलरली चेन्नई में भी इनका एक लार्ज चंक ऑफ जो है, जैसे आप देखिए लगभग अगर मैं बताऊं इनका ओवरऑल हमने देखा कि लगभग 9.14 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास उनका टोटल AUM है। उसमें से लगभग आप देखिए लगभग 60% से ज्यादा 5 + 1 6 लगभग 7 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा तो आपको बैंगलोर और चेन्नई से है। लगभग मान लीजिए 60-70% का रेवेन्यू इनका इन दोनों एरिया से आता है। बाकी अब ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बाकी सेगमेंट के अंदर। अब और टीयर 2 सिटीज को ये लोग कैसे देखते हैं, तो यहीं पे मैं एक और पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन क्लियरली सी कि टीयर 2 सिटीज है, इसमें भी जो लार्ज चंक ऑफ सिटीज जो है वो आपके सदर्न इंडिया के अंदर ही है, कोयंबटूर, कोची, मदुरई। और जयपुर इज आल्सो बिकमिंग अ क्वाइट अ गुड सेंटर फॉर, आई थिंक स्मार्टवर्क्स ने भी जयपुर में एक फ्लेक्सी स्पेस के लिए लीज लिया है। सो बट इससे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूँ। नाउ इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो, वहां पे मैंने मैनेज्ड मॉडल और जो सेल्फ लीज मॉडल है उसकी तरह से देखा था। नाउ अगर आप जो मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल जो है, मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल आप देखेंगे उसको EFC और आपके EF ऑफिस जो है, ये दोनों कंपनी काफी अच्छे से यूज करती है। दे ट्रीट इट एज ए एसेट लाइक मॉडल। नाउ व्हेन यू विल लुक एट बिगर कंपनीज लाइक IndiCube और स्मार्टवर्क्स, तो इनके केस में व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि इनका जो मॉडल है दे आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द सेल्फ लीज मॉडल, और ये अपने उस मॉडल को भी एसेट लाइक मॉडल कहते हैं। सो व्हाट यू आर सेइंग कि बोथ आपकी EFC जो कंपनी है वो भी उसको एसेट लाइक मॉडल कह रही है, और इवन जो आपकी स्मार्टवर्क्स हो गया या फिर जो IndiCube है वो भी इसको एसेट लाइक मॉडल कह रही है। नाउ इसमें अंतर क्या है? फॉर ऑफिस एंड EFC उनके लिए एसेट लाइक मॉडल कहने का मतलब ये हो गया कि उनके जो बोथ बिल्डिंग और एज वेल एज जो उसका इंटीरियर है उसका एक लार्ज चंक ऑफ जो काम है वो आपके लैंडलॉर्ड से करवाते हैं। और वहीं जो स्मार्टवर्क्स हो गया फिर जो IndiCube है, यहाँ पे इनका जो इंटीरियर का काम है ये लोग खुद से करते हैं। बट ये लोग जो पूरी बिल्डिंग है वो तो अक्वायर नहीं करते हैं। तो इसीलिए फ्रॉम द केपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू, केपेक्स ऑफ द बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये लोग कहते हैं ये अपना मॉडल एसेट लाइट है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगेन सिंस इनके जो क्लाइंट्स है ये आपको देखेंगे ना, जैसे 300 प्लस सीट्स लेते हैं, इवन स्मार्टवर्क से किसी में तो 1000 प्लस सीट्स लेते हैं। तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को ये लोग सर्व करते हैं। तो क्या होता है वहां से इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है। सो इन दैट मैनर दे आर ट्राइंग टू से कि एक एसेट लाइक मॉडल है। सो अगेन बोथ द मॉडल्स आर सक्सेसफुल डिपेंडिंग अपॉन व्हाट साइज यू आर डूइंग द बिजनेस। तो उस तरह से ये लोग काम करते हैं। सो तो अगर आप देखेंगे तो सो दिस इज हाउ देयर सिट। सो वहीं पे मैं अगर आपको पॉइंट कनेक्ट करूं, तो अगर आप IndiCube को देखोगे तो IndiCube का जो मॉडल है वो क्या है? जब आप टीयर 1 सिटीज को देखोगे जहां पे इनका ब्रांड मजबूत है, जहां पे इनको एक लार्ज चंक ऑफ बिजनेस दिखता है, तो वहां पे लोग जाएंगे सेल्फ लीज मॉडल पे, जहां पे पूरा जो इंटीरियर वगैरह है वो लोग खुद से करेंगे। वहीं जो नया टेरिटरी है जहां पे रिस्क ज्यादा है, जहां पे ये लोग दे आर अवर्स टू टेक अ न्यू प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ लीज मॉडल, तो वहां पे लोग मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल पे जाते हैं। अगेन तो इनका क्या है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द एसेट लाइट मॉडल एज वेल एज जो आपके सेल्फ लीज और जो मैनेज स्पेस है, दोनों मॉडल को यूज करते हैं लोग। सो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू प्रोग्रेस। सो बाकी तो इनका जो ऐप है जो मैंने आपको बताया, इसमें अलग अलग फीचर्स वगैरह होते हैं इनके। जितने भी पेपरलेस ट्रांजेक्शन वगैरह हो जाएगा, रियल टाइम में सब कुछ डेटा वगैरह दिखता है। सो AI वगैरह से इनके जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई उनसे भी चीज़ों को दिखते हैं। फूड कोर्ट्स वगैरह में जो क्राउड है जो मैं आपको बता रहा था, सो ये सारी चीज़ें हैं इनके। सो दिस वाज ऑल अबाउट देयर बिजनेस। सो लेट अस टेक सम मोर फ्यू पॉइंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। अगर आप IndiCube को देखोगे ना, तो अगर मैं इनके पूरे रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में अगर मैं बोलूँ आपको, तो अगर इनका जो रेवेन्यू स्प्लिट है 3 तरह से आता है। तो 1/3 जो रेवेन्यू है वो बेसिकली ब्रोकर्स वगैरह से आता है। इस पूरे सेक्टर के लिए क्या है ना, ब्रोकर्स वगैरह जो होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्यों आता है? तो देखिए, जब एक GCC को इंडिया में आना है, तो दे आर लाइक एन आउटसाइडर।
तो उनके पास अगर किसी नए कंट्री में पेनिट्रेट करना है तो वो उसके लिए आईपीसीस होते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स कहते हैं, जिसको एक फैंसी वर्ड है आपके ब्रोकर्स वगैरह के लिए। तो 1/3 जो रेवेन्यू है उनके वजह आता है। सो कई सारी कंपनीज जो है, जैसे स्मार्टवर्क्स के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, तो एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। इट्स लाइक जो आपके जीसीसी वगैरह से हेल्प करे, मतलब उन ब्रोकर के साथ पार्टनरशिप करके कैसे आईपीसीस वगैरह के साथ काम करके उन जीसीसी को लाने में हेल्प करे, तो उस तरह से बिजनेस बढ़ाते हैं। तो 1/3 जो रेवेन्यू है इनका आईपीसीस वगैरह से आ गया, फिर ब्रोकर्स वगैरह से आ गया। 1/3 जो रेवेन्यू है वो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आता है। ये आपको क्या दिखाता है? ये बेसिकली आपको ये बताता है कि जो क्लाइंट की स्टिकीनेस है, इट्स लाइक अगर आपने इंटरआर्क देखा है या फिर ई पैक प्रीफैब देखा है बिल्डिंग, तो बेसिकली एक ऐसा, जब आप किसी के लिए काम कर लेते हो तो उससे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो आप उससे जो फ्यूचर में आपको कोई काम कराना होता है, एक बेटर काम कराना होता है, तो आप उसी कंपनी के पास आते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर क्रेडिबिलिटी। सो अगेन 1/3 जो रेवेन्यू है इनका आपका इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आता है, 1/3 आपके ब्रोकर से आ गया, और जो 1/3 है इनका रेवेन्यू वो इनके खुद की जो इनकी सेल्स टीम होगी, इन हाउस डेवलपमेंट टीम होगी, उन सभी से आता है। सो ये बेसिकली इनके पूरे रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में हो गया। अब फाइनली अगर मैं आपको कंपटीशन की और सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ, तो देखिए अभी आपने देखा पिछले कुछ समय में मार्केट में बहुत सारे नए नए प्लेयर्स आ गए हैं, और सभी का जो मॉडल है थोड़ा सा सबसे डिफरेंट है। तो अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं जस्ट एक एग्जांपल के लिए, तो आपने देखा जो ऑफिस का मॉडल है वो एक लार्ज चंक में आपका पूरा मैनेज एग्रीगेशन मॉडल है, एसेट लाइट मॉडल है। और वो लोग जो हैं अभी आपके जो ईएफसी वाला है, जो डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट है उनका, जो फर्नीचर बिजनेस है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ईएफसी का तो 3 डिवीजन हो गया, बेसिकली फर्नीचर वाला बिजनेस हो गया, डिजाइन एंड बिल्ड बिजनेस हो गया, और जब का एसेट लाइट मॉडल हो गया, और वो लोग आपके रीट्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू आर अगेन सीइंग कि जो ईएफसी का मॉडल है कितना डिफरेंट है, ऑफिस का मॉडल है पूरा डिफरेंट है। स्मार्टवर्क्स जो मैंने आपको बोला वो पूरा का पूरा कैंपस मॉडल पे जाता है, तो वो एक डिफरेंट हो गया। वीवर्क जो का जो मॉडल है वो आपकी बेसिकली, वीवर्क जो कंपनी है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, आपकी जापान वगैरह हर जगह में फेमस ब्रांड है वो। तो वो उस मॉडल को इंडिया में लेके आता है, तो वो वहां से डिफरेंट हो गई। वहीं जब आप इंडिको को देखते हो, तो इसका जो रेनोवेशन वाला जो मॉडल है और साथ ही साथ जो ग्रिड भी सप्लाईज है उसको लेके कैसे अपग्रेड करते हैं, उस तरह के मॉडल में चल रहा है। और एक और चीज क्या है, जितने भी अलग अलग बिजनेसेस हैं ये सभी आपके अलग अलग सेक्टर में, सॉरी अलग अलग सेक्टर नहीं, अलग अलग साइजेस के हैं। तो वो लोग अलग अलग टाइप के क्लाइंट को सर्व करते हैं, कुछ स्टार्टअप्स को सर्व करता है, कुछ आपके टियर 2 वाले मार्केट को देख रहा है, तो उस तरह से भी दिख रहा है। तो फाइनली अगर आप कंपटीशन देखोगे तो मार्केट में अभी जो प्रेजेंट पूरी फ्लेक्स स्पेस की डिमांड है, तो आई थिंक ऐसा कुछ डेटा है कि FY 26 में 100 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो ओवरऑल फ्लेक्स मार्केट में जाने की बात है। तो उस तरह से मार्केट में अभी देखेंगे, सो जो डिमांड है वो आपकी सप्लाई से ज्यादा है। सो ये जो ट्रेंड है आपका, बहुत आपके होटल इंडस्ट्री जो होगी वहां पे भी काम करता है, आपकी फ्लेक्स स्पेस में भी काम करता है। और दूसरी चीज क्या है, जो इंडिया का सदर्न मार्केट है वहां पे जो वैकेंसी ट्रेंड्स है वो आपके सिंगल डिजिट में है। सो तो आपको उस तरह से देखना है। अगर आपको ये सारे पैरामीटर्स और अच्छे से समझने हैं, तो आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो है जहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पे आपको जो वैकेंसी ट्रेंड्स हो गई, इस तरह की चीजें में बारे में मालूम चलेगा। सो दिस इज हाउ द सेक्टर इज इवॉल्विंग। और फाइनली अभी जो वैल्यूएशंस वगैरह की बात है, वो हम लोग दैट पर्सनली आई विल सी फ्यू मोर क्वार्टर्स फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस टू ग्रो। जैसे अभी देखेंगे आप इनका जो पूरा इंडिया बेसिस है वहाँ पे इनका पैट पॉजिटिव नहीं हुआ है, बट ऑफकोर्स जो इक्विवेलेंट गैप है वहाँ पे इनका पैट पॉजिटिव ही चल रहा है। सो बिजनेस तो प्रॉफिटेबल ही है और EBITDA मार्जिन बढ़ने के काफी अच्छे स्कोप है। फाइनली अगर मैं आप इनके रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में बात करें, सो जो कंपनी है, जो इनका गाइडेंस है लगभग पिछले समय में लगभग आप देखेंगे 30% पे ग्रो करता हुआ आया है। तो इन्होंने अपकमिंग 2 साल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 9 मिलियन स्क्वायर फीट से ऊपर इनका एरिया हो गया AUM, और जो इनका रेंटेबल एरिया है प्रेजेंटली वो 5 पॉइंट समथिंग मिलियन स्क्वायर फीट है। तो उससे अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो उससे आपको दिखेगा कि लगभग 20-25% पे इनका AUM ग्रो करेगा, बट जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो 30% प्लस पे ग्रो करने का इन्होंने गाइडेंस दिया है। नाउ हाउ दे आर मूविंग फ्रॉम 24% ऑफ AUM ग्रोथ टू 30% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, दैट इज कमिंग वाई, बिकॉज आप देखिए इनका जो ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ रहा है, फिर इनके वैल्यू एडेड सर्विसेज हो गए, तो उन सब चीजों के कारण आपको जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको बढ़ता हुआ दिखता है। एट द सेम टाइम आपको जो इनके EBITDA मार्जिन है वहाँ पे जो भी मैंने आपको कारण डिस्कस किए हैं उससे आपको अगेन मार्जिन इंप्रूव होने के भी चांसेस दिखते हैं, और सेक्टर में टेलविंड्स भी है। सो दिस इज हाउ द सेक्टर इज इवॉल्विंग एंड दिस वाज ऑल अबाउट IndiCube। आई होप आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर स्मार्ट वर्क्स। थैंक यू वेरी मच।